नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो आइए स्वागत करें। वाराणसी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। स्वस्ति शुभेच्छा। बिल्कुल, आपको भी स्वस्ति शुभेच्छा और सारे दर्शकों की ओर से भी। तो पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं मेजॉन सीन, लॉन्ग टेक, लॉन्ग शॉट, इन सब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के बारे में। आपका अभिनंदन मेनका जी। और मिज़ान-सीन एक टेक्निकल टर्म है। आमतौर पर रंगमंच पर जो सेट बनाया जाता है, सेट डिजाइनिंग जिसे कहते हैं, तो वो फिल्मों में वही मिज़ान-सीन है। अगर मान लीजिए स्टूडियो के अंदर शूटिंग हो रही है, और बॉम्बे में तो पहले ज्यादातर स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, बॉम्बे के कलकत्ता में भी, साउथ में भी, तो स्टूडियो में भी जो सेट बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई झील बनाई गई है, उसके ऊपर पुल बनाया गया है, गाने का शॉट लेना है, या कोई घर बनाया गया है, कोई मोहल्ला बनाया गया है, कोर्ट रूम का सीन बनाया गया है, ये सब मेजॉस। और इसका मतलब भी क्लियर है कि आपको कोई बात बतानी है, कोर्ट दिखाना है तो कोर्ट दिखाएंगे, पहाड़ दिखाना है तो पहाड़ दिखाएंगे। और अगर वो एनहांस करता है आपकी कहानी को, आपकी सीख को, या किसी फीलिंग को, तो वो आमतौर पर सेट डिजाइनिंग की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन इसकी गहराई में जाए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, पूरे विश्व में ये आम तौर है, वो ये है कि लोग गहनता या सूक्ष्मता को छोड़ देते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, उसके स्थूल रूप को अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहते हैं। ये इन जनरल की बात है। इससे दो शब्द भी बना है, इन जनरल और इन पर्टिकुलर। तो मैं इन पर्टिकुलर में ज्यादा रुचि लेता हूँ। इसलिए उस दृष्टि से अगर मिजाज की बात करो, तो जैसा कि मैंने शायद किसी एक एपिसोड में कहा था, या पिछले एपिसोड में, कि जितने भी एलिमेंट ऑफ सिनेमा है, लाइट है, साउंड है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, तो ये सबकी अपनी बराबर की भूमिका है। पर किसी एक को भी हटा नहीं सकता। ऐसा है कि एक्टर है, लाइट पोर्शन को हटा दे, साउंड को हटा दे, म्यूजिक को हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी बराबर की भूमिका हो, तो मेजॉन सिंह की भी उतनी बराबर की भूमिका होती है। हाँ, आप मेजर सिंह का अगर यूज करते हैं और एक्टर नहीं दिखाते तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो वही काम करते हैं। फिल्म के किसी एक दृश्य में अगर आपने एक्टर को हटा दिया, या लाइट को हटा दिया, या म्यूजिक को हटा दिया, और मेजॉन सिंह का यूज कर लिया, तो बात वही हुई, क्योंकि उसने उसकी जगह पर उसको भरपाई नहीं किया, उसके जरिए आपने कहा। ये सीखने और सिखाने के लिए ही फिल्म इंस्टीट्यूट होते हैं। इसमें तारकोवस्की जैसे लोग भी पढ़ते हैं, और बर्गमैन जैसे लोग भी पढ़ाने जाते हैं। विद्यार्थी यही तो वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है, वो एकदम बराबर के साझेदार हैं। तो इसमें अगर आप भारतीय फिल्मों को उदाहरण दें, तो भारतीय फिल्मों में एक सत्यजीत रे ने जब फिल्में बनाई थी, तो उन्होंने अपुत रई बनाई थी, पौथे पाचारी पर 3 फिल्में बनाई। उसमें एक घर को लगातार दिखाते हैं, वहीं पर उस घर का जो स्वामी है, बाहर से नौकरी करके पैसा कमा के लौटता है अपने बच्चों के लिए। उसकी माँ है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे। लेकिन जब वो आता है तो पता चलता है उसकी बेटी का देहांत हो गया है। इस सारी कहानी हम लोग उस एक घर में, उस घर के आसपास के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, घर के भीतर, घर के बाहर, बच्चों को खेलते हुए, इस गांव में चलते हुए सब देखते। बार बार वो घर आता। बाद में वो जो लड़का जब बड़ा होता है, छोटा बच्चा, वो कलकत्ता में पढ़ता है। उसकी माँ, जब वो पहली बार जाता है, तो माँ अपने आप को अकेला फील करती है कि पति भी नहीं रहा, पति भी बाहर है, बेटी भी नहीं है, सास भी नहीं है, वो अकेले है। ये बेटा भी चला जाएगा तो कैसे फील करेगी। उसके लिए सब कुछ बना के देती है, तुम आ जाओगे तो ऐसा पहनोगे, ये करोगे, सब कुछ करके देती है, बात भी करती है लोनलीनेस में। फिर वो कलकत्ता में रहता है, नौकरी पाता है, आता है फिर, लेकिन उसको पता चलता है चिट्ठी से उसकी माँ नहीं है। जब वो आता है तो आके उस घर को देखता है कि वहां पर कोई नहीं। तो वो किसी से बात भी नहीं करता, नहीं भी पूछता है। ऑडियंस ये देखता है कि उसी घर के सब बाहर जो बरामदा है, इसके नीचे आते ही जमीन, आंगन आ जाएगा, यहाँ बहुत सारे पौधे, घास फूस, झाड़, ये सब है।
उसमें से एक सांप जा रहा है, बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, अब वहां कोई नहीं रहता। तो उस घर से वो सांप का गुजारना ये प्रतीक है, बिंब है, जिससे ये पता बता देना कि अब उस घर में कोई नहीं रहता। ये मिजोसी। इसको अगर नाट्यशास्त्र की भाषा में कहें कि हमारे भीतर जो बने उसमें अभिनय के चार अंग बताए गए हैं, और अभिनय की ओर से पूरे नाटक को देखना। और नाट्यशास्त्र की रचना भी अभिनय के चार अंगों की ओर से की गई है। तो उसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य चार अंग हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र के अनुसार पहले है सात्विक, फिर है आपका आंगिक, फिर है वाचिक, फिर आहार्य। तो जो आदमी के एक्टर के भीतर जो कुछ भी है वो सात्विक है, बाहर जो कुछ भी है आंगिक है, दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है वो वाचिक है, और उसके अलावा संसार में जो कुछ उसके इर्द गिर्द है, उसके परिवेश, वो आपका आहार है। उसमें सेट डिजाइनिंग भी हो गया, कॉस्ट्यूम भी हो गया, म्यूजिक भी हो गया। फिल्म में क्या है, मेजॉन सीन में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं सामने किसी फ्रेम में, शॉर्ट में, इसमें एक्टर भी है और कोई बिल्डिंग भी है, और जो कुछ भी देख रहे हैं, सांप का जाना भी है, टोटल सीन ही मेजॉन सीन, उसकी रचना करने वाला ही फिल्म डायरेक्टर। इसलिए कई ग्रेट मास्टर्स की फिल्म में डायरेक्टर की जगह पर मेजॉन सीन लिखा है, डायरेक्टर की जगह पर। क्योंकि आप जो सामने देख रहे हैं पूरी परिकल्पना उसकी है। आंख से जो आप देख रहे हैं इंपीरिकल अपने सेंसेस, ठीक है। यहाँ तक तो मेजॉन सीन को भी व्याख्यात कर दिया। और मैं एक भारतीय फिल्म का भी उदाहरण दिया, फौसले पासानी। एक और फिल्म का हम जैसा उदाहरण देते हैं, वो विदेशी फिल्म है एंटोनियोनी की, दी नाइट। वो भी ट्रिलॉजी है, जैसे आपको ट्रिलॉजी है फौसले पासानी, वैसे वो भी ट्रिलॉजी। उसमें एक है लाल नोटते, इटालियन भाषा में, और अंग्रेजी उसका दी नाइट। उसमें शुरू से हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री पति पत्नी है, और उनके बीच में कोई टेंशन खिंचाव चल रहा है। वो लोग किसी पेशेंट को भी लेके जाते हैं, जो इस पुरुष का दोस्त है, दोनों का ही फैमिली फोरम है, सब जगह जाते हैं, लेकिन उनके बीच का संबंध बिगड़ा। लेकिन क्यों बिगड़ा वो क्लियर नहीं होता। ऐसे ही उसमें हम एक दृश्य देखते हैं कि एक बिल्डिंग के 40 माले से, 40 मंजिल से खिड़की से कैमरा लगा है, और उसके सामने भी उतनी उतनी ऊंची एक बिल्डिंग है। और सामने वाली बिल्डिंग के नीचे जब देखते हैं तो बगल से कोई रास्ता गया है जहाँ पर एक कार चली जाती है। अचानक हम देखते हैं कि नीचे सामने वाली बिल्डिंग की दीवार को पकड़ के वही जो लाइट है वो अपीयर हो नीचे, बहुत नीचे। और अब इधर से रास्ता पार कर किसी बिल्डिंग में आ रहा है, बस इतना ही एक। अब आम जो लोग स्थूल अर्थ को पकड़ते हैं वो लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिल्म के विद्यार्थी, स्कॉलर्स और कॉन्सर्स और आर्टिस्ट को देखेंगे कि वो उस पुरुष की नजरों में और अपनी नजरों में कितनी छोटी हो गई। इस बात को बताने के लिए किस तरीके से शॉट लिया गया, यानी कि मेजॉन सीन क्रिएट किया गया। सेट तो हो गया, बिल्डिंग हो गया, सड़क हो गया, सब कुछ, उसमें एक्टर भी हो। ये मेजॉन सीन का मतलब ये होता है कि आपने क्या कहा, डायरेक्टर को क्या कहना है, वो पूरा मेजॉन सीन से ही है, जबकि इसमें एक्टर भी है। एक्टर ने नहीं कहा, एक्टर एक उपादान है, एक्टर सिर्फ वहां पर एक वस्तु के रूप में। इसी सीन में लास्ट में देखिए बहुत बड़ा एक बाग है, और मेज पर वही पति पत्नी बैठे हुए हैं, और वो अपने पर्स से चिट्ठी निकाल के देती है अपने पति को पढ़ने के लिए, और वो उस पर पढ़ता है, पढ़ के घास में बैठता है। और जब उस पति बताती है कि तुमने कभी मुझे लिखी थी प्यार, उसको यकीन ही नहीं होता, या उसको कभी याद भी नहीं होता। तो लास्ट सीन है। इस सीन को जब फिल्म रिलीज हुई तो विश्व भर के तमाम फिल्म क्रिटिक्स, तमाम लोगों ने कहा था कि इस शॉट को ऐसा कर दीजिए, प्रोड्यूसर ने भी कहा था इसको ऐसा कर दीजिए। सबके जो कमेंट्स हैं वो सब मिलते हैं आज भी। तो वो मेजॉन सीन का ही कमाल था। तो जो बाग में वहां पर ही क्यों कहा जा रहा है, मेमोरी और सीन के बीच में जो सामने से बैठाया जा रहा है वही पर। तो इस तरह से मेजॉन सीन इसको कहते हैं। अब जहां तक आपने पद्म कॉपी की बात की, वो संयोग ही है कि वो म्यूजिक बेस्ड है और एक म्यूजिशियन पर है। और वो फिल्म भारत में तो उसके बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग्स हुई। पहले हमने से 100 स्क्रीनिंग हो पाई पूरे देश में, अगस्त टू अगस्त 2021 से 22 के बीच में, या 22 से 23 के बीच में। हाँ, अगस्त 22 से इसको करना था, लेकिन अक्टूबर में ये प्रीमियर हुआ बनारस में, और देखते देखते इसकी 1,000 से ज्यादा स्क्रीनिंग हो गई।
कौमुदी बहन, आप आजकल क्या करना चाहते हैं? जैसे आपने संगीत के क्षेत्र में इतना काम किया है, तो आपकी हाल की प्रवृत्ति क्या है? हाल में जो मैंने लिया है अपने गुरुओं से लिया है, वो मैं देखने की प्रवृत्ति कर रही हूँ। तो मैंने जो शिक्षण प्राप्त किया है वो मैं अपने साथ लेके तो कोई जाता नहीं, मैं अपने आप से भारत के बाहर पहुंच गई, फिर इसका फिल्म समारोह में सिलेक्शन हो गया आदि। इस फिल्म में शुरू में ही हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा खंडहर है, और वो पूरी तरह से खंडहर भी नहीं हुआ है और हवेली भी नहीं रह गया है, और उसकी शूट अभी तक किसी फिल्म में कभी की नहीं गई। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि पूरी तरह से हवेली भी नहीं रह गया है, पूरी तरह से खंडहर भी नहीं हुआ है। ये ठीक वेकिंग और स्लीप के बीच में यही फासला होता है कि पूरी तरह से हम लोग नींद में गए भी नहीं है और पूरी तरह से जगे भी नहीं। बस अब नींद आ गई है, सोने जा रहे हैं, आधा यहाँ भी नहीं, आधा यहाँ भी नहीं। न पूरी तरह से जगे, ना पूरी तरह से नींद में गए। ऐसे ही जब सो के उठते हैं, ऐसे ही होता है, पूरी तरह से नींद से जागे भी नहीं है और पूरी तरह से हम लोग नींद में अब है भी। ये जो बीच की स्थिति है, हमारे यहाँ भारतीय अध्यात्म इसको कहा गया कि उसी जगह पर ईश्वर होता है। वेकिंग और स्लीप के ठीक बीच में, स्लीप और वेकिंग के ठीक बीच में, दो इमेजेस के ठीक बीच में, या दो सांस के बीच में, हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसके ठीक बीच में ईश्वर को अगर देखना तो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसी गोधूली बेला है जब हम लोग सुबह और शाम देखते हैं कि रात और दिन मिल रहे हैं, दिन और रात मिल रहे हैं, तो वहां भी इसका साक्षात्कार हो सकता है। गोधूली बेला इसलिए कहा गया है कि वहां पर पहले गाँव में जब गायें आती थी तो शाम के समय जल्दी घर आने के लिए भूख लग गई है, तो धूल उड़ाती हुई आती थी, भूख की धूल, तो इसलिए इसको गोधूली बेला कह दिया गया शाम के समय को। तो उस वक्त ये देखा था जब ये दो चीजें कहने की मिलती है, उनके बीच में कोई और भी है, तो हम लोग खाली सोचते हैं पुरुष स्त्री, शिव पार्वती, लेकिन कुछ और हो सकता है। वो शब्द हो, कोई साउंड हो, जैसे वो लक्ष्मी मैंने पार्वती और शक्ति शिव में जब विवाह हुआ था, और उसके बाद वो दक्ष यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया था, सबको सिर्फ शिव को नहीं बुलाया था। और फिर ये वो सती को बहुत खराब लगा था, और आके शिव ने फिर अग्नि को ही पूरा यज्ञ को ही ध्वंस कर दिया था। तो अगले जन्म में फिर वही शक्ति ने कहा था कि मैं सिर्फ शिव से ही विवाह करूँ, जब उसके माँ पिता नहीं चाह रहे थे, हिमालय और उसकी पत्नी दोनों नहीं चाह रहे, पिता का नाम हिमालय। तो अब ये जब लड़की घर से निकल पड़ी दृढ़ निश्चय, तो ये अब ये कुमार संभवम की कहानी है कालिदास की। तो उसमें ये कालिदास लिखते हैं कि जब वो दृढ़ निश्चय हो गई तो उसको कोई रोक नहीं पाया, उसको सखी भी। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया कि जब ऊपर से झरना गिरता है तो उस पानी को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे जब कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। बहुत अच्छा कालिदास की उपमा है ये। तो उसमें वो जब घर से निकली तो उसकी माँ जो थी, उसके मुंह से निकला कि ओ माँ। तो हम लोग बंगाली में तो ओ माँ बोलते हैं, नॉन बंगाली ओ माँ बोलते हैं, तो मुझसे नाम बोलना पड़े ओ और माँ। माँ माने मत जाओ वहां पर, और ओ माने साउंड। तो कभी कभी दो दृश्यों के बीच में, दो स्थितियों के बीच में ऐसा कोई साउंड भी हो सकता है। तो उसमें इस फिल्म में क्योंकि एक म्यूजिशियन का था, अब इसको फिल्म का रूप दिया था। फिल्म का मतलब डॉक्यूमेंट्री का नहीं है, फिक्शन का नहीं, जहाँ पर सिर्फ फिल्म है, दोनों नहीं, दोनों का मिला जुला भी रूप है और दोनों नहीं। ये भी हमारे गेट मास्टर से किया है
कि फिक्शन और नॉन फिक्शन के भेद को मिटा दिया, लेकिन एक थिन लाइन दोनों के बीच में उसको एक डायरेक्टर ढूंढने की कोशिश करता है कि वो क्या हो सकता है। तो हमने एक पूरा एक पहले बिल्डिंग लिया ऐसा, क्योंकि जो कॉमेडी वेन थी वो बनारस की थी और वो भी एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो खुद बताती है कि 100 कमरों की कोठी थी। तो ये भी देखने से ऐसे लगता है जो हमने अभी लिया, ये जो जगह ली थी। तो वहां पर एक तो वो वाली बात आ गई। ये जो आपने लेकिन जो अब आप सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, जो आपने जगह ली वो बनारस की थी कौमुदी बैन मुंशी, तो जो जगह आपने ली वो वहां पर कहाँ वो पे कुछ है? नहीं, वहां पर वो नहीं, वो जगह खो कहाँ जाता पे शूट किया आपने? ये पुणे के पास एक जगह है अहमदनगर, इसका नाम इस समय अहिल्याबाई नगर हो गया है। वो तो अब इससे नाम बदलने से ये हो गया कि हमारे जो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था उसको फिर अहिल्याबाई ने इसको बनाया और उन्हीं के नाम पर वो फिर शहर जगह का भी नाम हो गया अहिल्याबाई। पहले अहमदनगर था। तो हमारे यहाँ जो सदाशिव अमरापुरकर है और कई संगीतकार वहीं पे हुए हैं। तो वहां पर वो बिल्डिंग और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। जैसा कि मेरा काम है ध्यान दिलाना कि पहले तो पद्म कौमुदी में कॉमेडी बैंड की तरफ किसी का ध्यान नहीं हो। उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत में कोई नहीं जाता कि स्वदेशी देवी कोई डिसाइपल है जो महाराष्ट्र और गुजरात में इतनी ख्याति लब्ध है और जिन्होंने जो 90 साल तक लगातार गाती रही है। उनका वॉइस तब तक भी जुबिनाइल था, लता मंगेशकर की तरह मोटा नहीं हो गया है ना। जैसे कि राजू भारतन ने अपनी किताब में लिखा था लता, तो उनकी आवाज तब तक भी वैसी बहुत ठीक है। और उनको भी कहा गया था, उपाधि भी थी नाइटिंगेल ऑफ गुजरात। प्रधानमंत्री का शोक संदेश भी गया था जब निधन हुआ था। तो वो एक बड़ी गायिका थी और एक जमाने में वो 40s वगैरह में प्लेबैक सिंगिंग भी किया है गीता दत्त वगैरह के साथ। तो और उत्तर भारत में कोई जानता नहीं, तो मुझे तब लगा क्यों नहीं जानता। तो मैंने देखा कि सिद्धेश्वरी देवी की दोनों बेटियों को लोग जानते हैं। उस वक्त गिरिजा देवी जी के आ जाने से, उनकी स्टूडेंट के आ जाने से वो पीछे चले और इसलिए पद्म कौमुदी को जो बनारस की थी और सिद्धेश्वरी देवी की डायरेक्ट डिसाइपल उनको लोग नहीं जानते। तो हमको लगा कि ये ध्यान दिलाने की चीज वो हम लोग गए। तो उसमें उसको मीनिंग हमने ऐसे दिया कि फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच की स्थिति जिसे कहते हैं दोनों का युगल या यामन, वो हमने दिया कि उसमें जितने भी जगह हमें दिख रही है जो गवाक्ष जैसी, वहां पर कभी दरवाजा रहा होगा, खिड़की रही होगी, कभी रहा। तो हमने देखा कि हमारे सुर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। लोग 7 सुर जानते हैं लेकिन 36 सुरों से कोई भी क्लासिकल वोकलिस्ट गाता है और 36 से भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तभी इतने राग रागिनी है। तो मुझे लगा कि ये सब उनको रूपायित करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और उनके जो डिसाइपल है वही नायिका भी हो जाती है अपने आप, क्योंकि वो उनको सुरों में ढूंढ रही है। तो वहां तो कोई फिजिकली है नहीं आकार। और जैसा कि मैंने कहा कि आकार निराकार का एक सामंजस्य मेरी फिल्म में हमेशा रहता है, निराकार में ही आकार रूप लेता हूँ। इसमें भी शुरू में आप देखिएगा एक शांत झील है, उसकी तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं, वहीं से हमने लिया था। तो वहां से कार वगैरह सब जाने से ध्यान नहीं था, लेकिन ध्यान गया, कोई ध्यान दिलाता है। मुझे बताया ना कि आर्टिस्ट की चीजें मिलती है, ढूंढता नहीं। तो वो पहली दृश्य में है और उसी शांत से फिर आकार मस्त चीजें रूपायित होनी शुरू होती है, फिर वो बिल्डिंग बनता है। और हम अंतिम दृश्य में ये भी देखते हैं कि उसमें उसी पूरे भव्य बिल्डिंग में वो सुरों की दुनिया से निकली हुई जो नायिका वो बैठी हुई है और सूरज डूब रहा है, शांत करके बैठी हुई है पूरे परिवेश में। ये बहुत मीनिंगफुल है। फिर हमने इसमें मिरर इमेज से भी दिखाया है कि वो 2 जगहों से आती हुई है, वृक्षों के बीच से और उस बिल्डिंग के भीतर से आ रही है, दोनों एक साथ दिखाए गए। सब बहुत मीनिंगफुल, जो कि उसको हर इमेज को या हर मिजाज सीन को मीनिंग देता हुआ शुरू से ही ये मीनिंग की बातें चलती है। और पूरी फिल्म में इसमें म्यूजिक और साथ में ये जो उनके साथ होने का जो भाव है, म्यूजिशियन के साथ होने का भाव है, इस साथ से चलता है। म्यूजिक में भी कॉमेडी मशीन और भाव में भी कॉमेडी मशीन। भाव वाला पोर्शन में एक्टर के तो दिखाया सुख सदन
सुंदर वदन सुख सदन श्याम को सुंदर वदन सुख सदन श्याम को निरख नयन मन था क्यों सुंदर वदन। और म्यूजिक वाला पोर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ शून्य और विराट साथ साथ चलना, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत को उसी ऊंचाई से देखा गया। उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया कि ब्रह्म के साथ उसका एक यामल युक्त है, उस आनंद वो संगीत देता है, भारतीय संगीत। तो ये दोनों चीज में चलता है और अंत में उसका कोई अंत नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें भले ही ये उदासी दिखे कि वो मिली नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं मिली इंपीरिकली, लेकिन भीतर मिल गया, इसलिए उसको दो दिखाया गया है एक साथ। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में एक कंसेप्ट है ऑफुली ब्यूटीफुल। आप तो अंग्रेजी साहित्य से ही है, वहां पर जैसे जंगल में आग लग जाती है, लेकिन दृश्य भी देखने में सुंदर लगता है, उसको ऑफुली ब्यूटीफुल कहा जाता है। तो पोइट्स इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग प्राय वर्ड्स पर ये पाते हैं, ये देख पाते हैं। तो वो चीज यहाँ भी है, बाहर से तो नहीं मिलता है उसकी उदासी है, लेकिन भीतर से कोई भर गया है जिसको अभी वो नेम एंड फॉर्म नहीं दे पा रहे, मैंने बाहर फिजिकली नहीं मिल रहा है जिसकी आदत है स्थूल रूप को, लेकिन निराकार रूप में वो भीतर पहले कहीं और भीतर यानी अतर गहराइयों में पहुंच गई है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जबकि फिर मृत्यु की बात बनाई गई है उनकी दैहिक मृत्यु के बाद। अगर आप देखिए मृत्यु को लेकर के एक वो है कॉमन अवधारणा लोगों में इन जनरल कि वो मृत्यु बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि जो वृद्ध हो जाते हैं और जो जरा व्याधि आदि तो बहुत कष्टकारक होती है, देखते हैं। लेकिन और किसी से भी आप पूछिए, जो मृत्यु भय सब में है, पशु पक्षी जीवा जब जहां भी चीज है, इससे अगर आप पूछिए कि तुम मृत्यु से क्यों डरते हो, उसका एक ही उत्तर होता है कि बहुत कष्टप्रद होता है और तकलीफ। तो कुछ सुन रखा है कि उसमें बहुत मुश्किल से प्राण निकलता है, आंखें बड़ी हो जाती है, आदि तमाम चीजें, बहुत तकलीफ से प्राण निकलता है और तकलीफ होती है। लेकिन ये इन जनरल बातें हैं, एक्चुअल बातें नहीं। जब मृत्यु के समय में दैहिक मृत्यु की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो इसको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है, आदमी नींद की अतल गहराइयों में जाता ही रहता है। इसको हम लोग तंद्रा बोल सकते हैं, संस्कृत शब्द या बांग्ला में घोर कहते हैं। एक ऐसी चीज में वो उतरता ही जाता है, फिर उसका कोई वो असीम होता है, उसका कोई आर पार नहीं होता, वो पार चला जाता है, जगत के पार चला जाता है। तो ये होती है मृत्यु के साथ दैहिक मृत्यु की दशा, जो ये मानते हैं कि मैं देव, नेम एंड फॉर्म जो मानते हैं, और जो नेम एंड फॉर्म नहीं मानते हैं वहां पर देह एग्जिस्ट नहीं करता, उनका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होता, तो ये रियलिटी है। लेकिन देह की मृत्यु होना वो अनरियल, नेम एंड फॉर्म अनरियल। तो यहाँ पर जब फिजिकली दिखता है कि उनको वो गुरु नहीं मिले, तो एक भाव तो ये है। दूसरा है जो ऑफुल है, ऑफुली ब्यूटीफुल अभी नहीं, ब्यूटीफुल तब है वो जब ब्रह्मानंद सहोदर की स्थिति भीतर होती है, कि भीतर वो सुरों की गहराइयों में जाने से भाव की गहराइयों में, अतल गहराइयों में चली गई है, और नेम एंड फॉर्म की मृत्यु हो चुकी है, आर्टिस्ट की भी, शिष्य की भी, और वहां पर वो एक में नाउ दे आर इनसेपरेबल वन। ये ब्यूटीफुल, ऑफुली ब्यूटीफुल। इसलिए हमने दो नायिकाओं को एक साथ दिखाया है आते हुए, जिसमें दो इससे दिया है कि दोनों को पुरुष शिष्य दिखाने के लिए दोनों में पद्म कौमुदी, पद्म कौमुदी का भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। वो ये कि कौमुदी का मतलब होता है चांदनी और पद्म का मतलब होता है कमल। कमल चांदनी का क्या मीन, इसमें यही था कि कमल भी कई प्रकार के हैं, जो कुमुदनी होती है वो चांद के प्रकाश में मुरझा जाती है, और जो कौमुदी होती है, जो पद्म होता है, पद्म पत्र, वो खिलता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग इसको जान सकते हैं। तो
तो ऐसे जान सकते हैं, हमारा जो भारतीय काव्यशास्त्र है, कविताओं की बात है, उसमें दो ही चीज बार बार आता है। एक तो आता है चांद और एक तो आता है कमल। तुम्हारा मुख जो है वो चांद जैसा है और तुम्हारी आंखें कमल जैसी। सबकी कविताओं में ये दो चीजें जरूर है। उसमें आपको मिल जाएगा कमल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो आंखों की तुलना उसमें एक जगह पर है कि एक जो कवि है वो स्त्री की आंखों की तुलना कर रहा है, वह कमल खुद जाकर के उसके पैर में गिर पड़ती है, क्योंकि उनको लगता है, उनका कहना है कि हम लोग इतने सुंदर हैं, इस सुंदरता से ईर्ष्यावश चांद निकलता है। तो उसको लगता है कि इन लोगों की सुंदरता, तो उनकी चांदी में हम लोग बुझ जाते हैं। तब पता चलता है अच्छा कमल ऐसा भी होता है जो बुझ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ये हम लोग साहित्य के अलावा नहीं जान पाते, साहित्य से समझ पाते। जैसे कि हम लोग ऋतु संहार पढ़ते हैं जब कालिदास का, तब जान पाते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसा भी होता है जब हाथी और शेर आमने सामने होते हैं, और शेर जो होता है वो हाथी को नहीं खाता। हाथी शेर से बिल्कुल नहीं डरता, बहुत शेर से भी ज्यादा शेर को डरता। ऐसे ही जो मयूर है, मोर, वो सांप को खाता है, लेकिन सांप मयूर के पास आता है, उसके पंख के नीचे ही वो शेल्टर लेता है। ये अगर हम लोग ऋतु संहार हम नहीं पढ़ते तो नहीं जान पाते कि ऐसा भी होता है जंगल में। मोर और शेर, जबकि मोर से वो सांप डरता है, हाथी शेर से डरता है, लेकिन ये हम लोग को तो किसी मिली ना। वैसे जब हम लोग ये पढ़ते हैं हमारे यहाँ की जो संधियों के बारे में, समास के बारे में, अलंकारों के बारे में, तब ये खूब है कि किसी चांदी में कमल का फूल खिल रहा है, धूप में खिल रहा है, चांदी में मुरझा रहा है। तो एक जगह पर ये आता है कि अलंकार का ही वर्णन करते हैं। अलंकार में ये होता है कि जैसे हम अलंकार की बात करेंगे आपको उपमा रूपक तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे हम बोलेंगे उपमेय और उपमान कठिन लगने लगता है। तो जो चांद है वो उपमान है और जो मुख है वो उपमेय है। जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय होती है, जिसके द्वारा की जा रही है वो उपमान होता है। कि अगर बचपन में ही ठीक से समझा लिया जाए तो कठिन नहीं लगेगा। तो उसमें वो कवि बोल रहा है कि चांदनी, वो कमल को लगता है कि चांदनी इसलिए आ रही है तो हमारी सौंदर्य से ईर्ष्या करती है, इसी चांदनी आ रही है, उसमें मुरझा जाते हैं, इससे उनके सामने झुक जाती है। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, उसमें चांदनी भी फीकी पड़ जाती है। इस वर्णन करने के लिए कवि से उसके मतलब उस स्त्री का उस सर्वोच्च जगह पर रखने के लिए इसे कमल भी उसके पांव के पास चले जाती है कि देवी तुम्हारे आने से तो उसमें चांदी भी लज्जित हो रही है, बीच में बादल आ जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें छेड़ने आई थी कि देखो मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, तुम्हारी आंखें उससे भी ज्यादा सुंदर है। इसकी वजह से वो कई बार बादलों में छुप जा रही है। ये सब कवियों का वर्णन है। और इसमें समासोक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो आप कहेंगे मैं पढ़ने बैठ गई। समासोक्ति अलंकार में होता है कि दो बातें कही जाती है, एक का अर्थ क्लियर नहीं होता लेकिन बिना कहीं वो कह देता है। तो जब ऑफुल ब्यूटीफुल हम क्रिएट कर रहे हैं सिनेमा में, वहां भी होता है कि दूसरी बात कही नहीं जा रही है लोगों, लेकिन लोगों तक पहुंच जाए। तो इसमें ये सारी चीजें पूरी फिल्म में, पद्म कौमुदी में इस तरीके से मेजॉन सीन क्लियर किया गया, कंटेंट के अनुसार किया। कंटेंट में हमने बता दिया, कौमुदी बहन मुंशी से मैं कभी मिला नहीं, तो मुझे कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स मिले और उसी से मुझे खाना बनाना था। कुछ धनिया की पत्ती, कुछ आलू, कुछ चीजें मिल गई, उसे खाना बनाना था। तो मैं क्या कर सकता था, फिल्म की भाषा में एक सौंदर्य की रचना कर सकता था, जो करने की कोशिश हुई और लोगों ने अप्रिशिएट। ये मेजॉन सीन और ये पद्म। दीवाना दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। चौरासी रंगनो साथी और मारो सर्वे रंगवाने गोरे नीसरार लो राधिका रंगीली अभिराम ब्रजवासिनी लो तारी देता आगे झांझर झोमकार लो। डार तन मन पे हाय मोहे, तन मन पे मन हरने रंग दियो डार। कोई आगे आगे ती आयती रे मने जाती रहूं ऐसे।
बहुत अच्छा लगा जान के। पद्म कौमुदी तो मैंने कई बार देखी, और मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब हम आपने जितनी बार सेकंड वर्षन देखा है इसका? पहला वर्षन तो 1 घंटे से ज्यादा था, सेकंड वर्षन 55 मिनट का ही है। वो अ, विश्व के फिल्म समारोह में भेजने के लिए था, और उसको मैक्सिमम अप्रिशिएट किया गया। आप उसको जरूर देखिए, तो 55 मिनट वाला है जो विश्व के लिए। नहीं, सेकंड वर्जन तो नहीं देखा मैंने, पर हाँ फर्स्ट वाला देखा है। तो उस फिल्म को देखने में एक चीज तो जरूर समझ में आती है, भाई डायरेक्टर जो कन्वे कर रहा है वो अपनी जगह बात सही है, लेकिन अगर आप खुद ही इसको एक बार देखने के बाद दोबारा देखें तो आपको लगेगा कि अरे इस जगह कुछ और भी कहना चाह रहा है डायरेक्टर। हर सीन के बाद आपको जैसे नई मीनिंग निकलती है, या एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो एक नई सुंदरता, एक नया अर्थ निकलता है, एक नया सौंदर्य भी दिखता है उन सीन्स में या उन कहने के डायरेक्शन में। ये मुझे पद्म कौमुदी की बहुत अच्छी बात लगी, और जिस तरीके से उसको बनाया गया सचमुच वो काबिले तारीफ है। हम चाहेंगे गौतम जी कि आप इसी तरीके से हर रोज एक नया, हर रोज नहीं मतलब आपके नए क्रिएशंस आए, लोग जो है कुछ नया जाने, और नए जानने के साथ साथ जो हमारी नई पीढ़ी है जो मास कम्युनिकेशन में और फिल्म में इंटरेस्ट रखती है और इस दिशा में जाना चाहती है, वो लाभान्वित हो। जितने एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा होते हैं जो मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज में पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक एक एलिमेंट पर 2-2 घंटे बात हो सकती है पद्म कौमुदी में या किसी भी फिल्म को लेकर, वो तो एग्जाम्पल्स के रूप में आएंगे। लेकिन एलिमेंट ऑफ सिनेमा को लोग 4-4 साल पढ़ते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट में। इसमें एक एक एलिमेंट ऑफ सिनेमा पर आज बहुत बातें हो रही है। जैसे मेरी वर्ल्ड फिलोसॉफी कांग्रेस ने मेरी किताब जो फिलोसॉफी की है, व्हाइट शेड ऑफ कॉन्शियसनेस, वो पूरी विश्व भर में बात हुई है। अभी 1.5 महीने में बाहर था, मैंने 3-4 देशों को छोड़कर पूरी पृथ्वी घुमाई गई। उसी तरीके से अब इस फिल्म को भी अध्ययन के रूप में तमाम विश्वविद्यालयों में, भारत के बाहर भी और भारत में भी बाकायदा पढ़ाई हो रही है। बल्कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मेजॉन सिंह मैंने इस पर पढ़ाया ही, इसी फिल्म को सामने रखकर उन लोगों ने पहले विद्यार्थियों ने देखा, फिर मैंने मेजॉन सिंह बताया, तो ये बाकायदे अध्ययन के लिए भी एक फिल्म होगी। हाँ, वही हम कहना चाह रहे थे कि अध्ययन के जो है नजरिए से, अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फिल्म सचमुच नायाब है, बहुत बेमिसाल फिल्म है। और आपने इस तरीके से उसे समझाया कि उस सारे मेजॉन सिंह को लेके या इस फिल्म के पीछे आप कहना क्या चाहते थे। सबसे अच्छी बात जो लगी कि आपने बताया कि हम जब दो नायिकाओं को एक साथ दिखा रहे हैं, और वो जो गहरे उतरने की बात है दिल में, कि वो हमें बाहर स्थूल रूप में नहीं दिख रही है, फिजिकली नहीं दिख रही है, लेकिन हमारे अंदर उतरती हैं। ये भाव तो हमारे अंदर आता है, लेकिन हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं और व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। और एक बात और था इसमें कि हम लोग सुर और भाव दो अलग अलग लेके चलते हैं। जो गाने गाते हैं वो भाव से गाते हैं ताकि वो गाना अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दिलाने की जरूरत फिल्म में की गई है कि सुर से भी भाव हो सकता है। मान लीजिए कोमल ऋषभ हम कहीं लगा रहे हैं, तीव्र मध्यम लगा रहे हैं, या कोई कोमल गंधा लगा रहे हैं, उससे भी हम भाव क्रिएट करते हैं। अलग से भाव लाने की जरूरत नहीं है, इस फिल्म में खूब स्टैब्लिश किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सचमुच। और जिस तरीके से अपने फिल्म के एलिमेंट्स में शॉर्ट तरीके से बताया, वो भी बहुत अच्छा रहा।